इधर थोड़ा बाबा साहब के और पीछे देखें, मैं मेरे पीछे खुदनपुरी का ये इलाका अपना खुदनपुरी का इलाका है, अम्बेडकर पार्क। अम्बेडकर पार्क। करें स्टार्ट। नमस्कार, मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत में आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूं। साथियों, इस समय देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। ये 17वीं लोकसभा है और आप देख सकते हैं कि देश के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियां इस समय पूरे जोर आजमाइश कर रही है कि इस बार 17वीं लोकसभा कौन सत्ता पर बैठेगा। तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग अलग अपने मैनिफेस्टो के साथ साथ वो जनता के बीच जा रही है। कोई राजनीतिक पार्टी तो इतना पैसा खर्च कर रही है कि वो जो बातें तो बहुत बड़ी कर रही है, लेकिन जमीन पर उसकी हकीकत बहुत बेमानी नजर आ रही है। मैं इस समय अलवर के खुदनपुरी के अम्बेडकर पार्क पर हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बाबा साहब की प्रतिमा है जिसमें फूलमाला चढ़ाई हुई है। तमाम ये लोग जो बहुजन समाज के राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और साथ ही बहुजन समाज से भी जुड़े हुए हैं और वो पिछले कई अरसों से बहुजन समाज पार्टी को घर घर तक पहुंचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि कल यहां पर बहुजन समाज पार्टी के अलवर के प्रत्याशी इमरान खान साहब यहां पर खुद आएंगे और एक बड़ी जनसभा भी करेंगे, यानी कि कार्यकर्ताओं की सभा करेंगे। और 28 अप्रैल को बहन मायावती अलवर के दौरे पर आ रही हैं और एक बड़ी चुनावी सभा होने वाली है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे तमाम इन कार्यकर्ताओं से, पूछेंगे कि बहन मायावती के अलवर के दौरे को लेकर उनके अंदर किस तरह का जोश है और अलवर के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी है इस बार कितना बेहतर कर सकती है कि यहां से हमारा जो इमरान खान है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है, वो कितने मतों के अंतर से जीत सकता है। चलिए हम बात करेंगे। इसी सिलसिले में हमारे साथ लोकसभा प्रभारी भी हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, अलग अलग उनको पद मिला हुआ है। अगर मैं किसी का पद और नाम मेरे से मिस हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी को एक संबोधन करूंगा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के तौर पर। जगदीश जी, 28 तारीख को बहन मायावती आ रही हैं, क्या लगता है कि बहन मायावती का अलवर में दौरा और एक राजनीतिक पूर्वी राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी का एक बढ़ता हुआ एक कदम है। जैसे कि यहाँ अगर बात करें अलवर और भरतपुर से 4 सीटें हैं हमारी विधानसभा में जी, क्या कहना अलवर से जो माननीय बहन जी 28 तारीख को दौरे पर आ रही हैं और 28 तारीख को ही अलवर का लोकसभा का चुनाव फाइनल हो जाएगा और यहाँ से हमारा बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भाई इमरान खान जी बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं और यहाँ कांग्रेस के जो के राजा है उसकी छुट्टी होनी तय हो चुकी है। यहाँ का राजा 3रे नंबर जाएगा और बाबा जी की भी यहाँ छुट्टी है और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भाई इमरान खान जी बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। बहुत अच्छी लहर है, बहुत अच्छी हवा है कार्यकर्ताओं में और जनता के अंदर बहुत जोश है। सर्व समाज के लोगों में भी जोश है और मुस्लिम समाज के लोग तो पूरी तरह से जो है साथ लग रहे हैं। इसलिए हम यहाँ से बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। हेमंत जी, 28 तारीख को जैसा कि जानकारी है कि बहन जी यहाँ पर आ रही है और जगदीश जी ने कहा कि बहुत अच्छे मतों के अंतर से इमरान खान यहाँ पर लीड करेंगे। क्या आपको लगता है, क्या राजनीतिक समीकरण बन रहा है अलवर का? यहाँ पे जितनी भी पार्टियां हैं देश के अंदर, वो सब धर्म और जाति की राजनीति पे राजनीति कर रहे हैं जी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। और यदि भाईचारे की राजनीति है तो केवल बसपा है। आपने देखा होगा देश आज़ाद हुए आज 72 साल हो और जो भी दंगे हुए हैं वो इन कांग्रेस और बीजेपी वालों ने कराए। कांग्रेस का शासन में दंगे हुए, धर्म की आड़ में, जाति की आड़ में, ऐसे ही बीजेपी के में राजनीति। और उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा का शासन एक उदाहरण है पूरे देश के कि जब बहन जी ने शासन किया तो ये सिद्ध किया कि शासन कैसे हो। आज ये जो दलितों के नेता बन रहे हैं, चाहे वो उदित राज हो चाहे पासवान हो, जैसा भी मौसम आता है ये सब मौसमी नेता हैं, बदल जाते हैं, ये बदल जाते हैं। आज यदि दलितों की सही मायने में आवाज़ है तो बहन जी है। तो हम जितने भी दलित भाई हैं या जो भी हैं SC ST OBC हैं, जो 85% लोग हैं, जो माननीय काशीराम जी कहते थे
तो सबको एक होकर के लड़ाई लड़नी है और सत्ता पे काबिज होना है और बाबा साहब के सपने को पूरा करना है। बाबा साहब के सपने को पूरा करना है, ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा एजेंडा है उनका और एक मिशन भी है। क्या आपको लगता है कि जो इस बार का जो अलवर में चुनाव होने वाला है वो चुनाव के साथ साथ एक पूरी सामाजिक सौहार्दता को बढ़ाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है इसमें यहाँ की जनता ये मान चुकी है कि भाई इमरान खान को यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिता कर भेजेंगे, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा है वो घोषणा पत्र एक तरीके से नहीं पेश करती है। हमारा घोषणा पत्र एक ही है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें इस देश के दबे कुचले सर्व समाज के लिए जो संविधान दिया है वो पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। 28 तारीख की मैं सबसे पहले 28 तारीख की प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। क्या आपको लगता है कि 28 तारीख को बहन जी जो आ रही हैं उससे जो पूरा अलवर में जो कहेंगे कि जो बहुजन समाज पार्टी का एक वोट बैंक है वो कितना फीसदी बढ़ने की संभावना है? 28 तारीख को माननीय बहन जी जिनको सारा बहुजन समाज जिंदा देवी मानता है और 28 तारीख के कार्यक्रम की तैयारी के लिए और कल भाई इमरान खान जी की यहाँ जो सभा होने जा रही है उसकी तैयारी के लिए हम आज करीब 25-30 गांव में होके आए हैं। तो वहाँ पर चाहे हमारा दलित समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो और भी जो सर्व समाज है वो बिल्कुल तैयार है कि भाई 28 तारीख को जैसे ही यहाँ बहन जी आएंगी एक तरफा चुनाव हो जाएगा अलवर का और यहाँ से भाई इमरान खान बिल्कुल निश्चित तौर पर बहन जी के आशीर्वाद से जीते। एक तरफा चुनाव हो जाएगा, क्या कहेंगे आप? जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हम 2018 के उपचुनाव को देखें 2018 के उपचुनाव में तकरीबन 62% वोटिंग हुई। 62% वोटिंग में 11.5 लाख के आसपास वोटिंग हुई और जीतने वाले उम्मीदवार तकरीबन 2 लाख वोटों से 6.5 लाख वोट लेकर 2 लाख वोटों से जीता उपचुनाव में। हाँ, उपचुनाव में अगर हम इसी सिनेरियो को देखें कि दलित और मुस्लिम के वोट तकरीबन 8 से 8.5 लाख होते हैं। अब मुकाबला त्रिकोणीय है। अगर इमरान खान जी दलित और मुस्लिम के 60% वोट ले लेते हैं जीत जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे समाज में बहुत ही अच्छी जागरूकता है, एकता है और कुछ लोग जो कांग्रेस के लोग हैं जो उनको पता है कि हमारी अब की बार दाल नहीं गल रही है, उन लोगों को साफ साफ वो लोग क्या कर रहे हैं, भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। कह रहे हैं कि बहन जी की रैली रद्द हो गई है और इमरान को किसी ने पैसे दिए हैं, ऐसी तरह की अफवाहें राजनीतिक पार्टी के अफवाहें फैला रही हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में पलायन भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उनको जो विपक्षी पार्टियों को समझ में आ चुका है कि अब की बार ये बहुजन समाज पार्टी यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है, इसको कैसे भी करके गिराया जाए। लेकिन हम लोग एकजुट हैं, भाई इमरान को हम दिल्ली की गद्दी पे यहाँ से भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे रामजीवन जी ये बताइए, दिल्ली की गद्दी पर इमरान खान साहब को पहुंचाएंगे जैसा कि जीतू ने कहा, कहीं ना कहीं जो दलित और मुस्लिम जो गठजोड़ है बहुजन समाज पार्टी का और वही जो तालमेल है वो कांग्रेस का भी लगता है, क्या इसी से कांग्रेस के अंदर एक खलबली है? मैं सबको बताना चाहूँगा पूरे देशवासियों को जिस तरह से अलवर का जो लोकसभा क्षेत्र का जो समीकरण है वो जिस तरह से मान्यवर साहब कांशीराम जी ने 85% जो लोगों की बात करी वो आज दिखाई दे रहा है। और जिस दिन इमरान जी का जो टिकट फाइनल हुआ था उस दिन इमरान जी जीत गए थे। अब तो सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी हैं और 28 तारीख को जिस तरह से बहन जी आ रही हैं और पूरे समाज में जो उत्साह दिखाई दे रहा है बहुजन समाज में, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, सर्व समाज के लोग भी भाई इमरान के साथ में बहन जी को सुनना चाहते हैं। तो बहुत कम समय में इतनी बड़ी अचीवमेंट अलवर में करना एक बड़ी बात है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, इस चौपाल को सुन रहे हैं, उन सभी लोगों से निवेदन है कि आप 28 तारीख को चाहे कोई भी साधन आपके पास है किसी भी साधन से आए और माननीय बहन जी को जो बहुजन समाज का स्वाभिमान है उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी भागीदारी निभाएं, जिससे कि हम अलवर को जीतने के बाद पूरे देश में मैसेज दे सकें कि आने वाले समय में राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। बाबूलाल जी क्या कहेंगे आप? जो 28 अप्रैल को बहन जी आने वाली है, ये एक इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा और चुनाव एक तरफा हो जाएगा कि इमरान भाई करीब कम से कम 1.5-2 लाखों से आगे रहेंगे। 1.5-2 लाख वोटों से आगे रहेंगे। बाबूलाल जी आप बहुजन समाज पार्टी के? सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। मैं बहन जी के आगमन पर ये कहना चाहता हूँ कि जिस मैसेज को बहन जी पूरे भारत में लेकर के जा रही हैं, संविधान को बचाने का काम कर सकती हैं तो सिर्फ बहन जी ही कर सकती हैं। ये सर्व जन समाज ने अपने मन में ठान लिया है कि इस लोकतंत्र को
और संविधान को अगर सम्मान कोई दिला सकता है तो भारत में बहन मायावती जी हैं। और जो वो मैसेज कांग्रेस को समझौता करने के लिए उसको दिखाना चाहती हैं, तो बहन जी इस इलेक्शन में अलवर में आकर के कांग्रेस को घुटनों को बदला देंगी और कांग्रेस को ये दिखा देंगी कि हम कितनी ताकत रखते हैं। जो आप हमारे लोगों के बीच में ये कह रहे हो कि कांग्रेस से आप समझौता क्यों नहीं करते हो, लेकिन वो हमें समझौता सम्मानजनक सीट देने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है, को बहन जी अच्छी तरह से समझाएंगी। बहुत बड़ा सवाल बाबूलाल जी ने उठाया है। मैं हेमंत जी आपसे पूछना चाहूंगा, एक बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं कई बार ये लगता है विधानसभा चुनाव के अंदर भी, जब बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जब खड़े हो रहे थे, कि यहाँ पर कहा जा रहा था कि यहाँ पर आप कहीं सीधे तौर पर कांग्रेस का नुकसान करने जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को बैकफुट पर आना चाहिए। मेरे जैसा पत्रकार जो बहुजन समाज पार्टी की थोड़ी जानकारी रखता है, वो कह रहा था कि अगर ऐसा होगा तो बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार तो कभी खड़ा नहीं होगा। एक्चुअली मान्यवर काशीराम जी को जिन्होंने जाना है, जिन्होंने सुना है, मान्यवर काशीराम जी ने 3 स्टेज बताई। पहली स्टेज में हमारे जो प्रत्याशी होंगे वो चुनाव लड़ेंगे हारने के। दूसरी स्टेज में हम लड़ेंगे जो सत्ता में रही है उसको हराने के। और तीसरी स्टेज में हम लड़ेंगे सत्ता में आने के लिए। बहुत बढ़िया। तो हमारी जो ये स्टेज है ये सत्ता में आने के लिए। अब पब्लिक कुछ भी समझे, दूसरे लोग, दूसरी पार्टी वाले कुछ भी समझे। यानी कि सत्ता में हमारे जो 3 चरण है, मुझे लगता है कि इन 84 के बाद में एक बहुत बड़ा एक लंबा दौर निकल गया है, लगभग 30 सालों का। आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अब उस स्थिति में आ गई है कि वो जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है उन्हें अब हराने की कुव्वत में है? महेंद्र जी। ना, बिल्कुल सही बात है ये। और बहुजन समाज पार्टी इस स्टेज पे है कि लोगों को ये दिखा देगी कि वो सत्ता में आई है और बहन जी पीएम बनेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये आज ये दौर आ चुका है, उस दौर के हिसाब से जो बहन जी पीएम बनने जा रही हैं और जो अब अलवर के लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं भाई इमरान जी, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो भी भारी मतों से जीतेंगे। भारी मतों से जीतेंगे। सवाल एक तो ये भी है, और मैं एक सवाल उठाना चाह रहा हूं लोगों के सामने कि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी है वो लीडर बनाने की पार्टी है, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस, बीजेपी, तमाम राजनीतिक पार्टियों में चले जाते हैं। वहां शायद उन्हें पद मिलता है, पैसा मिलता है। क्या ये वजह है? क्या वो पहले तो बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि हम इस समाज के अंदर हैं और इस समाज के अंदर हम मरेंगे, जिएंगे और इसी समाज को आगे जागृत करेंगे? रामजीवन जी, ये सवाल बड़ा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता काम करता है वो एक बड़ा लीडर बन जाता है, उसके बाद में कांग्रेस, बीजेपी उसे खरीदती है, उसे एक तथाकथित पद देती है और उसके बाद उसे दरकिनार कर देती है। महेश जी, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है। जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के गया है वो आज तक बड़ा लीडर नहीं बना। आप पूरे देश में पिछले 34-35 साल के अंदर एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है। और जो लोग इस तरह की विचारधारा को छोड़ने के बाद कांग्रेस का जो है, कांग्रेस ने हमेशा ये किया है कि वो हमारे लोगों को तोड़ के, हमारी पार्टी को तोड़ के हमारा मूवमेंट कमजोर करना चाहती है। लेकिन बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे जो साथी हैं, जो आज मूवमेंट को समझ चुके हैं, उन्होंने भी ठान रखा है कि हम बहन जी को जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे और जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक बहन जी इस देश की इस बार प्रधानमंत्री नहीं बन जाए जी। और कांग्रेस तो इस देश से खत्म करना है जी, क्योंकि कांग्रेस ही हमारे असली दुश्मन है। एक सांपनाथ, एक नागनाथ है, तो सांपनाथ कांग्रेस है, नागनाथ बीजेपी जी। जीतू, आप युवा हैं, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ाते भी हैं, मुझे आप ये बताइए कि कहीं ना कहीं मीडिया के डिस्कोर्स के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, क्या वजह है, क्या मानते हैं इसकी? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि कुछ समय से हमारे लोग एनडीटीवी को अपना चैनल मान रहे थे, फॉलो कर रहे थे कि यार ये हमारी खबरें दिखाता है, ये चैनल हमारे लिए एजेंडा है। तो वो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, जैसे अगर हम कन्हैया का चुनाव देखें तो वहाँ अगर हमें समझ में आएगा कि वहाँ जो डीप में जो जानकारी मिल आ रही है वहाँ से कि जो गठबंधन का प्रत्याशी वो बहुत मजबूत है, लेकिन उसके बारे में बिल्कुल नहीं दिखाया गया। ठीक उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी इस देश में बहुत ही मजबूती से है और माननीय बहन जी पीएम भी बन सकती हैं, ऐसी संभावनाएं हम लोग जता रहे हैं और हम चाहते भी हैं। जैसा कि यूपी में अगर आप आज की रैली देखें तो अलीगढ़ में बहन जी की समुद्री, अलीगढ़ के समुद्री रैली, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग, लेकिन मीडिया में कोई कवरेज नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं अपनी मनुवादी मानसिकता हमें दिखा देता है। हमें तो धन्यवाद देना चाहिए डेमोक्रेटिक भारत जैसे आप जैसे लोगों का कि आप हमारी आवाज़ बनकर कहीं ना कहीं हमें न्याय दिला रहे हैं। सर, ये बात एक बहुत बड़ी बात, अगर मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं, लोकसभा के चुनाव की बात करूं,
प्रधानमंत्री को बड़े बड़े इंटरव्यूज दिखाए जा रहे हैं, उनको इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे कि वो इस देश के मसीहा हैं और वो पूरे 18-20 घंटे काम करते हैं। मुझे लगता है कि फिर वो सोते कब हैं या वो अपने जो नित्य कर्म है वो कब करते हैं। इस तरह की वो पूरा एक वो बनाया जा रहा है और जो लगातार पसीने बहा रहा है इस देश के अंदर, उसके बारे में कोई बात नहीं होती। देखो, जैसे पिछली बार जो बीजेपी सरकार में आई तो जुमले फेंके बहुत ज्यादा जी, और उन जुमलों के आधार पर सरकार में आ गई। जो मीडिया है जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो मीडिया जो है एक तरीके से मैं कहूँगा कि ये इस समय बिकाऊ मीडिया है। और जिनको जो बड़ा जो चैनल है, चाहे ABP न्यूज़ है, चाहे और जो भी है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो मेहनत जो करता है उसको ये लोग नहीं दिखाते, या तो इनका कुछ इस तरीके का जो कोई बैलेंस इस तरीके का जो है कि भाई कुछ पेमेंट उनको दिया जा रहा हो, या इस तरीके की बात। तो छोटा जो हमारा मीडिया जैसे आप जैसे लोग हैं वो हमारी बात को जनता तक सोशल मीडिया एक बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पे काम कर रहा है। सर, मैं आपसे एक छोटा सवाल है कि आपको नहीं लगता कि जो बहुजन समाज पार्टी जिन मुद्दों को उठाती है, गरीब की, गुर्बत की, नौकरी की, रोजगार की, स्वास्थ्य की, वो मुद्दे पूरे सिनेरियो से गायब है, राजनीति के पटल से गायब है। क्या उन मुद्दों पर क्या बात नहीं होनी चाहिए? बात होनी चाहिए। बात पब्लिक तक कौन पहुंचाता है, ये मीडिया का काम होता है। लेकिन मीडिया बसपा से कितनी दूरी बनाए रखता है, या तो कोई दबाव में रहता है। ये बहुजन समाज पार्टी एक पहली ऐसी पार्टी है जो बिना पैसे के और बिना मीडिया से इस देश के अंदर इन बड़ी बड़ी पूंजीपतियों के सामने अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारती है। जी हेमंत जी, हम उदित राज का एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। वो जब उन्हें टिकट नहीं मिली तो बड़े वो ट्वीट कर रहे थे, बड़े मैसेज कर रहे थे और बड़ी बेचारगी पेश कर रहे थे कि मुझे टिकट मिल जाए। क्या लगता है कि जो हमारा दलित समाज का इतना जो लीडर निकल के आते हैं पढ़े लिखे, उन्हें एक समाज को जागृत करने के लिए काम करना चाहिए बनिस्पत एक MP MLA बनने के बजाय? ये उदित राज जी पहले IRS और इन्होंने बहुजन समाज की आवाज़ बन करके लोगों को जोड़ा और उनको अपने पीछे खड़ा किया और उन सारे बहुजन समाज के लोगों को बीजेपी के यहाँ जाकर के भेज दिया और वहाँ से टिकट ले ली। अब वहाँ पे आप जानते हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी, ठीक है, बीजेपी में कभी भी दलित और मुसलमान का कोई स्थान नहीं है। अब और आपको एक और जानकारी बता दूं, आज से 15-20 दिन पहले किसी उदित राज का स्टिंग ऑपरेशन हुआ करप्शन को बिल्कुल हुआ, जिसमें ये कैश लेते हुए पकड़े गए। तो उनको ये लगा कि अब यहाँ जगह बची हुई है और उनकी जगह जैसी लगा कि मेरा स्थान है सुरक्षित है, कांग्रेस ज्वाइन कर दी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये अमीर और गरीबों का चुनाव है। एक तरफ सारे जो धन्ना से पूरा वर्ग संघर्ष है। हाँ, जैसे मार्क्स की आप थोड़ी कह सकते हैं, एक वर्ग संघर्ष की थोड़ी जो है और हेमनोट वाली थोड़ी पे चुनाव हो रहा है कि एक तरफ सारे पूंजीपति हो गए, एक तरफ सारे गरीब हो गए। और ये चैनल जितने भी हैं पूंजीपतियों के हैं, आपकी आवाज़ को दिखा नहीं रहे, आपकी आवाज़ को बता नहीं रहे। तो स्वाभाविक बात है, अब ये सामान्य लोग जागरूक होकर के ये फैसला करेंगे कि हमें किस तरफ किस जगह जाना। राम जीवन जी, सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी उन मुद्दों को उठा रही है जो इस देश के अंदर गरीब हैं, लाचार हैं, अस्वस्थ हैं या उन्हें नौकरी चाहिए। हम आरक्षण के सवाल पर बात करें, बहन जी ने लगातार अपनी रैली के अंदर वो कह रही है कि दलित समाज और पिछड़े समाज को आरक्षण जो 70-72 सालों में से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। क्या आपको लगता है कि जो इस समय राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती हैं, उसके अन्याय कर रही है? मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों ही पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है और जब भारत का संविधान ही लड़ेगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो हमारी लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की है। क्योंकि जो सामाजिक सिस्टम है इस देश का, उस सामाजिक सिस्टम की वजह से अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC और यहाँ के अल्पसंख्यक के लोग हैं, उनको पर आए दिन एट्रोसिटीज या फिर इस तरह के होते हैं या फिर मॉब लिंचिंग होती है, गाय के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे इनको मारा जाता है। अगर उनसे कोई संरक्षण प्रदान कराता है तो इस देश का संविधान कराता है और संविधान में हमें आरक्षण की व्यवस्था दी गई है और इस आरक्षण की व्यवस्था को
मात्र और मात्र बहन कुमारी मायावती जी बचा सकते हैं। और बीजेपी और कांग्रेस नए नए तरीके से, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस जन्म देती है, बीजेपी उसको पाल के बड़ा करती है। कांग्रेस नीतियां बनाती है, बीजेपी इम्प्लीमेंट करती है, उनका दोनों ही एक है और ये दोनों ही इस देश का संविधान खत्म करना चाहती है, दोनों ही आरक्षण खत्म करना चाहती है। बिल्कुल जीतू, मैं अभी दिल्ली गया था, दिल्ली में मैंने ग्राउंड रिपोर्ट पे मैं काम किया, मैं गया दलित बस्तियों में, जो जितनी भी दिल्ली के अंदर जे कॉलोनियां हैं, अगर वहां पर आप देखें, वहां मोस्टली राजस्थान से, यूपी से, बिहार से आए हुए हमारे दलित परिवार रहते हैं। मैंने उनसे जब पूछा कि इस बार कौन, तो उनका सवाल टीवी को देखकर वो पूरी तरह से प्रभावित है। आप समझ गए मेरा मतलब, वो दलित हैं। मैंने पूछा कि आपके इलाके के अंदर इतनी गंदगी है, इतनी लाचारी है, हालत खराब है, आप पाकिस्तान को जीतने की बात कर रहे हो, लेकिन आप बीमारी से रोजिना मर रहे हो, हर दिन मर रहे हो। तो क्या लगता है कि जो टीवी ने पूरा जो दिमाग में भर दिया है तथाकथित पार्टियों को, पार्टी का राज? देखिए क्या होता है कि जो लोग आप जैसे बता रहे हो कि दिल्ली एनसीआर या फिर हमारे गाँव में भी देखें, अगर हम जो लोग लगातार न्यूज देखते हैं या फिर समाचार सुनते हैं कि इस बार तो ये पार्टी आ जाएगी तो पाकिस्तान को खत्म कर देगी, भले पेट में रोटी ना रहे। उसी तरह से वो लोग इस तरह से प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि देखो मोदी ने क्या कर दिया। कुछ चैनल तो स्पेशली चलाते हैं, लगभग स्पेशल वही काम। मतलब अभी कुछ दिन पहले हमारी विदेश मंत्री जी ने अभी कहा था कि भाई वहां पे कोई नहीं मरा, अखबार की कटिंग भी थी, पाकिस्तान में कोई भी नहीं मरा। उसको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि उससे पोल खुलती है, वो खबर आई इतनी सी छोटी सी। तो कहीं ना कहीं वो लोग इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि बस इनके जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोटी पानी मकान आवास शिक्षा, उनसे दूर रखा जाए और इनको पाकिस्तान धर्म के नाम पर और इस तरह से मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाया जाए और बस यही उनके लिए जरूरी कर दिया जाए, जिससे कि अपने मुद्दों को जान ना सके। उनके घर में अगर हम देखेंगे तो बाबा साहब की तस्वीर तो क्या, एक नाम भी नहीं, संविधान भी नहीं मिलेगा, नाम भी नहीं लिखा। संविधान तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उन लोगों को जब तक हम लोग बाबा साहब को, संविधान को, हमारे इतिहास को खास करके जब तक नहीं पढ़ेंगे तो हम किसी भी तरह से तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं हेमंत करकरे, जो शहीद हेमंत करकरे 2008 के अंदर जो मुंबई ब्लास्ट हुआ, उसमें वो शहीद हो गए। साध्वी प्रज्ञा सिंह वो लगातार उन पर हमले कर रही है और बीजेपी उनका बचाव कर रही है। अगर मुझे लगता है कि ये साध्वी प्रज्ञा सिंह कांग्रेस की होती तो शायद बीजेपी वाले पूरे देश को अपने हाथों में ले लेते। क्या आपको लगता है कि हेमंत करकरे का जो इतना बड़ा बलिदान था वो बेकार गया और साध्वी प्रज्ञा सिंह और आज वो चुनाव लड़ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट, एनआईए कोर्ट ने भी कह दिया है कि वो चुनाव लड़ सकती हैं? ये जो फांसीवादी जो विचारधारा है, आज इनका इस देश के ऊपर जो वर्चस्व कायम है, आज देखिए जो लोग बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, वो बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि जो चौकीदारी चौकी करता है वो चौकीदार खिलाफ लड़ रहा है। असली चौकीदार, नकली चौकीदार जो है, असली चौकीदार ये बताना चाहता है कि आप नकली चौकीदार हो, आपके खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो अब देश के उन लोगों को तय करना है कि असली देशभक्त कौन, जो जिसने कहा कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, उन्हीं के खिलाफ वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो इस देश की सुरक्षा करते हैं। अब इस देश में जिस तरह की जो ये लोग व्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, फांसीवाद की जो व्यवस्था है, हिटलरशिप को ये देश में देना चाहते हैं, तो उसी का नतीजा है कि आज प्रज्ञा ठाकुर जो है वो चुनाव लड़ रही है। और मैं तो जुडिशरी पे खैर पूरा विश्वास है हमें जुडिशरी पे, लेकिन कहीं ना कहीं शक होता है कई बार कि जिस तरह से आपके निर्णय आ रहे हैं, फिर आंखें जब बंद करके जो निर्णय देते हैं उन पर जुडिशरी को छोड़ना चाहिए। मुझे एक सवाल इसी पे पूछना चाहता हूँ, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि जैसे कि माननीय बहन जी ने हीरा सिंह पूछ लेना, तथाकथित कोई विवादित बयान दिया और चुनाव आयोग ने उसको ऊपर बैन कर दिया 48 घंटे के लिए बैन। लेकिन मोदी लगातार बयान दे रहे हैं। मोदी जी ने लगा सर्जिकल स्ट्राइक पे और जो भी कहा है उसमें कोई बैन नहीं लगा। साथ ही साथ में प्रज्ञा साध्वी ने कल या परसों में ये कहा है कि जब बाबरी मस्जिद की जब शहादत हुई तो उसको गिराने में मैं शामिल थी। क्या चुनाव आयोग को ये सब नहीं दिख रहा? साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर अभी तथाकथित रूप से एक महिला के यौन शोषण का आरोप लगाया जाता है। क्या ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? जो निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, तटस्थता से काम कर रहे हैं, हमेशा से राजनीति से दूर रही है, वो हमेशा स्वतंत्र रही है, उसके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश को खत्म करने की साजिश है, हम लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, युवा ने अच्छी बात बोली है हेमंत जी। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो लगातार एक बेहतर निर्णय भी दे रहे हैं और तटस्थ हैं। वो मुझे लगता है कि वो बाइस नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी को लेकर। उन पर जिस तरह से हमला हुआ है, यौन शोषण का जो आरोप लगा उन पर,
साध्वी प्रज्ञा पर भी वो खैर निर्णय तो नहीं, लेकिन वो एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि साध्वी प्रज्ञा को खड़ा करके इस देश के अंदर किस तरह का धार्मिक उन्माद और धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो भी इस देश के अंदर सच्ची आवाज बनेगी, चिंता मत करो, आप सच्चे लोगों की आवाज उठाएगा, पैसे दिलाना मेरे उसको ये लोग दबाएंगे। आप तो मेरे से ले लो। आपने देखा होगा जितने भी चैनल के अच्छे संवाददाता थे जिन्होंने इनकी जमीनी हकीकत को वाकिफ कराया, बिल्कुल सवाल उठाया व्यवस्था पर, व्यवस्था पे सवाल उठाया, सच्चे सवाल उठाए, तो उनको चैनल से बाहर करवा दिया गया। बिल्कुल उनमें बहुत सारे नाम आप जानते हैं, चार हम भी गिना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से अब ये सारा का सारा हमारी नॉलेज कहाँ है? नॉलेज हमारी दो तरीके से, या तो टीवी से, और टीवी में क्या दिखा रहे हैं? सारे अंबानी के चैनल हैं, बिल्कुल है, सारे अडानी के चैनल है, वो क्या दिखा रहे हैं? गाथा गा रहे हैं वो गाथा गा रहे हैं, या तो भाई धर्म के नाम पे, या राजनीति के नाम पे, या मोदी के नाम पे। बिल्कुल। अब आप अभी ये चर्चा कर रहे थे कि भाई मोदी बहुत काम करते हैं। अरे मोदी काम करते हैं, लेकिन किसका काम करते हैं? वो तो पार्टी का करते हैं, भाई देश का तो नहीं करते ना। अगर देश का करते हैं तो देश तरक्की करता है। और अगर मैनिफेस्टो की बात होती है तो इन्होंने जो 2000 पहले चुनाव लड़ा था उसमें कौन सी इन्होंने बात पूरी की है? अगर बात पूरी करते तो मानते कि काम करता है, कोई काम नहीं करते। लेकिन लोगों की मानसिकता ऐसी बनी हुई है, मीडिया इनको बास्ट करके दिखाया जा रहा है। आज देखिए इस देश के अंदर जितने भी करप्शन हुए हैं सही मायने में सारे गुजरात में नहीं है। आप स्टोरी बना लीजिए, दिखा लीजिए, जितने भी ये आए हैं सब गुजरात। और मरने वाले कहाँ के हैं? सही बात है, गुजरात के अलावा सब मरेंगे, तो उनको कहने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई जाओ लड़ो मरो, और झूठ हम दिखाई देंगे। तो सही मायने में सही आईना दिखाया नहीं जा रहा है मीडिया के द्वारा। ये बड़ी दुखद बात है, आप जानती हैं। मैं जगदीश जी फिर आपसे एक बार सवाल ये करता हूँ कि 28 तारीख को बहन जी जो आ रही है उसको लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? आप लोकसभा प्रभारी हैं, लगातार आप भी घूम रहे हैं। तैयारियां बहुत अच्छी जोर शोरों से चल रही है। और हमारे जो प्रदेश के हमारे प्रभारी हैं, हमारे सीनियर नेता हैं, हमारे माननीय सांसद साहब ने भी कल मीटिंग ली थी और प्रत्येक विधानसभा को 4 जोन में बांट दिया गया है। 4 जोन में जोन इंचार्ज लगा के सब कुछ ड्यूटी दे दी गई है और जोन के हिसाब से तैयारियां चल रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो बहन जी सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। कितने बजे बहन जी अलवर में आ जाएंगी? समय बता दें। समय का बहन जी का वैसे तो समय 10 बजे का दिया है, अच्छा, लेकिन माननीय बहन जी करीब 12 बजे के आसपास आ जाएंगी। बिल्कुल, तो माननीय बहन जी लगभग 12 बजे के आसपास आ जाएंगी। अब हम इस बहस को अंतिम दौर में हैं। फिर एक बार मैं उन लोगों के पास पहुंच गया हूं जो लगातार एक सामाजिक संगठन भी चलाते हैं और इस पूरे गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर वो लगातार बाबा साहब की इस छत्र छाया में काम भी कर रहे हैं। रामजीवन जी, सवाल एक बार पुनः मेरा दोबारा ये है, 2 अप्रैल के बाद में दलित समाज के अंदर और खासतौर बहुजन समाज के अंदर एक जागरूकता आई है और इस बार 14 अप्रैल को वो देखने को मिली। क्या आपको लगता है कि 6 मई को ये पूरा जो पूरा परिवर्तन है नजर आएगा? महेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से 2 अप्रैल के आंदोलन में बहुजन समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अभी 14 अप्रैल की जो बात कर रहे हैं, बहुजन समाज का एक वोट बहुजन समाज पार्टी को पड़ने वाला है। और खासतौर से अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, अलवर जो लोकसभा क्षेत्र है, बड़ी संख्या में वोटिंग पड़ने वाली है। और हमारा जो संगठन है सम्यक समाज संघ के नाम से, उसके लगभग 300 कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। अपनी मोटरसाइकिलों से, पैदल, बाइक पे, कार से, जो भी उसके पास व्हीकल है उससे काम कर रहा है। और हम किसी को रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, सिर्फ हम बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन जी के लिए काम कर रहे हैं और बड़ी संख्या में वोटिंग करने वाले हैं जी। बाबूलाल जी, आपसे मैं इस पूरी बहस को खत्म करता हूं। जैसा कि रामजीवन ने कहा कि बहुत ही कि लगातार 300 गाड़ियां लगातार काम जा रही है और गांव में, शहर में और पूरे ढाणियों के अंदर वो जा रही है। और 6 मई को जो चुनाव होने वाला है अलवर में, एक बड़ा ऐतिहासिक चुनाव होगा। आप 14 अप्रैल को मान्यवर साहब बने, मुझे अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सर जी आपके चुनाव के माध्यम मीडिया के माध्यम से आपकी इस मीडिया को पहली बात तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहन जी आए उस दिन हमारे पढ़े लिखे लोगों को सबक सिखा कर जाएं तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारे पढ़े लिखे लोग PhD करके बैठ जाते हैं, डॉक्टरेट की उपाधि ले लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। आज तक बाबा साहब को जिसने दुश्मनी का काम किया बाबा साहब के साथ में, वो कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा नहीं था। बाबा साहब को भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया,
बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से कांग्रेस ने रोका, बाबा साहब को पीए को खरीद करके इलेक्शन लड़वाया, और आज हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग